ऑन हो गया? ठीक है। वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हम लोग के लिए, हमारे सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। और प्लस पॉइंट, जितनी भी मेरी प्यारी बच्चियां हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, वो वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें आपके बॉडी से संबंधित, आपके शरीर से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्रत्येक प्रकार की बीमारियों की जानकारी, उनके इलाज की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को स्किप ना करेंगे, आराम से बढ़िया से इत्मीनान से बैठ करके देखेंगे। आ जाइए, शुरू करते हैं बेटा। तो हमारे पास हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र क्या होता है? तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि तंत्र क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम कब बनता है? जब बहुत ज्यादा लोग एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं, तब जाके क्या बनता है? सिस्टम बनता है। इसी प्रकार मादा के शरीर में प्रजनन क्रिया में बहुत सारे अंग मिलकर के एक साथ काम करते हैं। तो ये जो बहुत सारे अंग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, क्या बना देते हैं? एक सिस्टम। तो सभी जनन अंग मिल करके एक तरह से काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो एक सिस्टम बन जाता है, एक तंत्र बन जाता है। उसी तंत्र को कहा जाता है मादा जनन तंत्र। समझ में आया? यानी कि क्या कह सकते हैं कि मादा के शरीर के वे सभी अंग, मादा के शरीर के वे सभी अंग जो जनन क्रिया में सहायता करते हैं, जो जनन क्रिया में सहायता करते हैं, समझ में आ गया ना? जनन तंत्र कहलाते हैं। क्लियर हुआ? सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? जनन तंत्र कहलाते हैं। तो जरा सा देखा जाए फटाफट इसमें क्या क्या पार्ट है। तो सबसे पहला, सबसे प्रमुख जो जनन अंग होता है, वो होता है मेरे बच्चे ये चीज। ये क्या है? तो आप कहेंगे ओवरी है। ओवरी को क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे अंडाशय। क्या कहेंगे? अंडाशय। मादा का मुख्य जनन अंग क्या होता है? अंडाशय। जिस प्रकार पुरुष का मुख्य जनन अंग वृषण होता है, उसी प्रकार मादा का मुख्य जनन अंग अंडाशय होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि इसी अंडाशय से आप देखेंगे तो किसका निर्माण होता है? इसी अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा जी? अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसी अंडाशय से क्या बोलते हैं, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। और यही क्या करता है भैया? यही एस्ट्रोजन हार्मोन मादा के शरीर में लड़की वाला गुण ला देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब ये सक्रिय कब होता है भैया? ये सक्रिय होता है 11 से 13 वर्ष के बीच में। 11 से 13 वर्ष के बीच में जब ये सक्रिय होगा, तो सबसे पहले ये क्या करेगा? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्रावण करेगा। और यह एस्ट्रोजन नामक हार्मोन शरीर में बहुत ज्यादा परिवर्तन लेके आएगा। जैसे आवाज को मधुर कर देगा, समझ में आ गया? आवाज को मधुर कर देगा, लाज शर्म भर देगा, जननांगों पर बाल आना शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहला बात, यहाँ पे अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाएगा। किसका निर्माण शुरू हो जाएगा? अंडाणुओं का। अब यहाँ से अंडाणु विकसित होने लगेंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, अगर ये अंडाणु विकसित नहीं होंगे तो क्या कभी भी प्रेगनेंसी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो मादा का मुख्य जनन अंग क्या होता है? यही अंडाशय। और अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन भी यही बनता है। क्लियर है? खैर आगे चला, आगे चलते हैं। तो ये हो गया अंडाशय, मादा का मुख्य जनन अंग। संख्या में कितना होता है? 2 ठो। संख्या में क्या ठो? 2 ठो। एक ठो लेफ्ट साइड और एक ठो राइट साइड। समझ कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर उदर गुहा में है। कहाँ पे है? उदर गुहा में। कहाँ पे है? उदर गुहा में। किडनी के नीचे, दाएं किडनी के नीचे एक ठो और बाएं किडनी के नीचे एक ठो, दोनों किडनियां के नीचे है। समझ में आ गया ना? क्या है भैया? अंडाशय। दोनों का काम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना और अंडाणुओं का निर्माण करना। अच्छा, अब यहाँ पे जो अंडाणु निर्मित होते हैं, उनका होता क्या है? तो हर महीने एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है। हर महीने में एक अंडाशय में एक अंडाणु क्या होगा? विकसित होगा, जो यहाँ से निकल जाएगा और कहाँ चला जाएगा? गर्भाशय में। और गर्भाशय में आते आते वो खराब हो जाता है। और जब गर्भाशय में खराब हो जाता है आते आते, तो वो फट करके फिर बाहर निकल जाता है पीरियड्स के रास्ते से। समझ में आया ना? फिर एक महीना इसमें बना तो अगले महीने में इसमें बनेगा। अब इसमें जब परिपक्व होगा तो यहाँ से चलता हुआ जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर गर्भाशय में, तो गर्भाशय में जब वो खराब हो जाएगा तो दीवारों को नोचता हुआ पीरियड के रास्ते से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। समझ में आया? इस प्रकार से काम करता है। तो देखो, तो अंडाशय तो समझ में आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक नली लगी हुई है। इस प्रकार से एक नली लगी हुई है, लगी है ना? इस नली को हम लोग हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? फैलोपियन ट्यूब। और हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका। कौन सी नलिका?
अंडवाहिनी नलिका बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी नलिका। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब। हिंदी में क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी नलिका। होता क्या है, काम कैसे करता है, तो देखो अंडवाहिनी नलिका जो होता है, अंडवाहिनी नलिका लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका है, जिसका मुख्य काम होता है अंडाशय से अंडाणुओं को लेकर के कहां तक जाना? गर्भाशय तक लेकर के जाना, पहला काम। दूसरा काम होता है इसका निषेचन करवाने का। क्या करवाने का भैया? निषेचन करवाने का। क्या करवाने का बेटा? निषेचन। पहला तो ये अंडाणुओं को लेकर के जाएगी, अंडाणु को क्या करेगी? लेकर के जाएगी, एक्स को लेकर के जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या करेगी भैया? ये अंडाणुओं का निषेचन भी करवाएगी। क्या करवाएगी? निषेचन। क्या करवाएगी भैया? तो ये निषेचन भी करवाएगी, अंडाणुओं का निषेचन भी करवाएगी। कैसे करवाएगी, बात को समझते हैं। तो यहाँ से अंडाणु निकलेगा, ऐसे करके ये अंडाणु जा रहा है। अंडाणु कहाँ जा रहा है मेरे बेटे? अंडाणु जा रहा है आगे। ये रेड कलर का अंडाणु हम बना दिए। ये अंडाणु इस प्रकार से यहाँ पर आ गया। तो जब यहाँ पर जाएगा तो वहां पर वो रुक जाएगा कुछ समय के लिए, और वहां पर शुक्राणुओं का इंतजार करेगा। अगर शुक्राणु वेजाइना से प्रवेश करते हुए यहाँ तक पहुंच के जाकर के उसको भेद दिए तो वहां पे निषेचन हो जाएगा, और निषेचन नहीं हुआ तो वही अंडाणु बहते हुए कहाँ आ जाएगा? गर्भाशय में। फिर गर्भाशय में आके खराब होगा तो गर्भाशय की दीवारों को नोच करके बह जाएगा पीरियड्स के रूप में। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी नलिका। निषेचन कहाँ पे होता है? अंडवाहिनी नलिका में, अंडवाहिनी नलिका में। आगे आ जाते भैया, तो नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे यूटरस। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? यूटरस। अंग्रेजी में क्या कहेंगे बेटा? यूटरस। और हिंदी में कहेंगे गर्भाशय। क्या कहेंगे? गर्भाशय। हिंदी में क्या कहेंगे? गर्भाशय। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? यूटरस कहेंगे। जरा सा देखते हैं होता क्या है। तो देखो मेरे बच्चे, ये एक थैली नुमा संरचना है। कैसी संरचना है? ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय कैसी संरचना बेटा जी? तो आप कहेंगे सर जी ये थैली नुमा संरचना है, थैली नुमा संरचना है, थैली नुमा संरचना है ये, ठीक है। काम क्या होता है? यहाँ से जो अंडाणु जाएंगे तो उनको अपने पास ये रख लेगा। अगर निषेचन हो गया है तो अपने पास क्या कर लेगा? रख लेगा। कंडीशन समझिए जरा सा। लड़कियों में जो पीरियड्स आते हैं तो उसका सबसे बड़ा योगदान होता है अंडाणु का। उसके बाद जितना भी ब्लीडिंग होता है वो सबसे बड़ा योगदान कौन निभाता है उसमें? ये गर्भाशय निभाता है। देखिए, जैसे यहाँ से अंडाणु निर्मित होगा ना, अंडाणु यहाँ से अंडाशय में बन गया, तो अंडाशय से जब वो चल देगा तो इसको लगेगा, गर्भाशय को लगेगा कि अब तो बच्चा आने वाला है और बच्चे को पोषण देना है, बच्चे को पालना है। तो बच्चे को पालने के लिए, बच्चे को पोषण देने के लिए यहाँ पर देखेंगे ना, इसे उंगली नुमा संरचनाएं उभरने लगती है। पूरा गर्भाशय में खूब ज्यादा संरचनाएं आ जाएंगी, खूब ज्यादा ब्लड वेसल्स, जो खून बहाने वाली नलिकाएं हैं, वो खूब ज्यादा सक्रिय हो जाएंगी और यहाँ पर फैल जाएंगे। ऐसे पूरा यहाँ पर क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। ये इंतजार करेगा कि जब ये निषेचित अंडा यहाँ पर आएगा तो मैं उसको क्या करूंगा? पालूंगा। जब तक वो बच्चा नहीं बन जाता है तब तक मैं उसको पोषण दूंगा, उसको सुरक्षा दूंगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक भित्ति बन जाती है, पतली सी क्या बन जाती है? भित्ति, दीवार बन जाती है। पूरा गर्भाशय के चारों तरफ क्या बन जाती है? दीवार, भित्ति बन जाती है। समझ में आया ना? क्यों बन गई? क्योंकि इसको लग रहा है कि यहाँ से अंडाणु निकला तो अंडाणु भी निषेचन होगा, और उस अंडाणु को क्या करना है? बचा करके रखना जब तक वो बच्चा न बन जाए। समझ में आया? लेकिन आते आते जब अंडाणु खराब हो जाता है, अंडाणु फूट जाता है, तो ये गुस्सा आ जाता है। समझ में आया? कहा कि इतना मेहनत से हम यहाँ पे उंगली जैसी संरचनाएं बनाए, प्रवर्ध बनाए, ताकि क्या करे? बच्चा आकर के यहाँ पर सुरक्षित रह सके, 9 महीना यहाँ पर उसको पोषण मिल सके। तो जब उसको फिर कहता है कि यहाँ तो बच्चा आए हुए नहीं किया, तो रिसिया जाता है, और जब रिसिया जाएगा तो पूरा खरोच लेगा, पूरा जितना भी ब्लड वेसल्स है पूरा खरोचेगा, और जब पूरा खरोचेगा तो पेट में खूब ज्यादा ऐठन होगा आपके। समझ में आया? और जैसे ऐठन होगा उसके आप देखेंगे 1-2 घंटा बाद आपको पीरियड्स आना शुरू। समझ में? तो पीरियड आने के पहले, पीरियड के समय खूब ज्यादा दर्द होगा। समझ में आई नहीं? क्योंकि ये खरोच को पूरा निकल रहा है, वो गुस्सा गया है गर्भाशय, पूरा अंडाणु नहीं मिला निषेचित तो गुस्सा गया, कहा इतना मेहनत से हम बनाए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, तो पूरा खरोच डालेगा। जब खरोच डालेगा तो पहले तो ब्लीडिंग होगा खूब ज्यादा। कहेंगे सर ब्लीडिंग क्या होगा? क्योंकि पूरा यहाँ पे रक्त वाहिनियां पूरा पे फैल गई थी बच्चे को पोषण देने के लिए। अब वो पूरा का पूरा फट रहा है, जब फट रहा है तो क्या गिर रहा है? ब्लड। अच्छा, इसके अतिरिक्त ये जो गर्भाशय की भित्तियां मोटी हो गई है, गर्भाशय की भित्तियां, वो गर्भाशय की भित्तियां का भी कोनो काम नहीं है, तो गर्भाशय की भित्तियां भी नोचा नोचा के गिरेगी। तो आप देखेंगे पीरियड्स में खून के साथ साथ गाढ़े गाढ़े कुछ अन्य पदार्थ भी गिरेंगे।
समझ में, चिपचिपे होंगे, गाढ़े गाढ़े अन्य पदार्थ भी गिरेंगे, ये पीरियड के साथ गिर रहे हैं। ये क्या है सर? यही गर्भाशय भित्तियां है। समझ में आया ना, जो बच्चे को पालने के लिए क्या हो गई है, बन गई है। क्लियर हुआ गर्भाशय? अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर मान लो यहाँ पे निषेचित अंडाणु आ गया, तो उस निषेचित अंडाणु को अपने पास वो रख लेगा जब तक वो बच्चा का रूप नहीं ले लेता, जब तक वो पूरा परिपक्व बच्चा नहीं बन जाता, तब तक उसको सुरक्षा देगा, उसको अपने पास संभाल करके रखेगा। जैसे में बच्चा पलेगा ना, तो इसका आकार बड़ा होने लगेगा धीरे 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 धीरे, और बढ़ते 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 पूरा पेटवा तक आ जाएगा, पूरा पेट तक आ जाएगा। समझ में? तो महिलाओं का पेट क्या आ जाएगा? फूल जाएगा। और जब फूल जाएगा, पेट तक आ गया, तो सोचो छोटी आंत बड़ी आंत कहाँ जाएगा? जगह नहीं बचा, ये सब चला जाता ऊपर, ये चल जाएगा। और यहाँ पे होता है डायफ्राम। ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम में ही मनुष्य को सांस लेने में क्या करता है? सहायता करता है। तो ये जब बड़ा होता है ना गर्भाशय, तो ये ऊपर आ जाके डायफ्राम को दबा देता है ऐसे। और महिला जब गर्भ की अवस्था में रहेगी ना, तो बेचारी सांस नहीं ले पाती है, सही से चल नहीं पाती है, सांस नहीं ले पाती है। क्यों? क्योंकि सांस कब लेगी? जब डायफ्राम नीचे और ऊपर होगा, नीचे और ऊपर होगा। डायफ्राम नीचे जाता है तो फेफड़ों को फुला देता है, ऊपर जाता है फेफड़ा को क्या कर देता है? पचका देता है। तो ऊपर नीचे होगा तो सांस आएगा, लेकिन ये तो जाकर के चाप देता है एकदम से, तो सांस लेने में बहुत ज्यादा महिला को क्या होता है? दिक्कत होता है। समझ में आ गया? लेकिन इसके अतिरिक्त भी, इसके बाद भी इतना दुख दर्द परेशानी झेलने के बाद भी एक माँ का क्या करती है? बच्चे को जन्म देती है, उसको पालती है, पोसती है, अपने पेट में रखती है। कितना ज्यादा दुख है सोचो, उसको सांस नहीं ले पाती है, इसी की वजह से बहुत ज्यादा ही क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। क्लियर हुआ ना? क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि इसको क्या करना? बच्चे को पालना है 9 महीने तक। अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र दिखेगा, पतला सा छिद्र। इस छोटे से पतले से छिद्र को हम लोग कहते हैं गर्भाशयी ग्रीवा। क्या कहेंगे? गर्भाशयी ग्रीवा। ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन, गर्भाशयी ग्रीवा। ये गर्भाशयी ग्रीवा एक पतला सा होता है दीवार, जो वजाइना को और गर्भाशय को क्या करता है? अलग करता है। वजाइना का मतलब हो गया योनि, वजाइना का मतलब योनि, जो योनि को और गर्भाशय को क्या करता है? अलग करता है। क्लियर हुआ बात? आगे समझो। जब कभी भी पुरुष सेक्स करता है और महिला सेक्स करती है, तो पुरुष और महिला के सेक्स करने के अंतर्गत पुरुष का जो लिंग है, पुरुष का जो शिश्न है, वो केवल यहीं तक प्रवेश कर सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता है। इसका जो टोटल योनि का लंबाई होता है लगभग 9 सेंटीमीटर होता है, 9 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होता है। तो यानी कि जो लिंग है, पुरुष का जो जनन अंग है, वो केवल कहां तक जाएगा? वो केवल गर्भाशय ग्रीवा तक जाएगा, ग्रीवा के ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि गर्भाशय ग्रीवा के ऊपर क्या है? गर्भाशय ग्रीवा क्या हो गए? बहुत ज्यादा पतली हो गई, संकरी हो गई। तो संकरी होने के नाते जो लिंग है वो अंदर की तरफ ज्यादा प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो बस कहां तक जाएगा? केवल यहीं तक, यहीं तक अंदर जा सकता है वो, इसके बाद वो नहीं जा सकता। तो यहाँ पर सेक्स के दौरान पुरुष अपने शुक्राणुओं का स्खलन यहीं पर कर देता है, शुक्राणुओं का स्खलन यहीं पर कर देता है। और जब यहीं पर शुक्राणुओं का स्खलन हो जाता है, तो ये सभी के सभी शुक्राणु यहाँ से गर्भाशय ग्रीवा से होकर के कहां प्रवेश करते हैं? अंदर। कहां प्रवेश करेंगे? अंदर। अब ये सब बौखला के क्या खोजेगा? अंडाणु को बौखला के खोजेगा अंडाणु को। कहीं पर अंडाणु मिल जाए तो उसको क्या कर दे? निषेचित कर दे। तो सब खूब तेजी से दौड़ते हुए जाएगा। 40 करोड़ गिरा है, 20 करोड़ को यही मार देगा, योनि मार देगा 20 करोड़ को, क्योंकि अम्लीय होता है, खट्टा होता है, इसमें दही वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस पाया जाता है ना दही में, तो दही खट्टा हो जाता है। सेम वही बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? योनि में। सेम वही बैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा? योनि में। तो योनि भी कैसा होगा? खट्टा होगा, अम्लीय होगा। और अम्लीय होने के नाते जैसे ही शुक्राणु यहाँ पर गिरेंगे, तो अम्लीय होने के नाते शुक्राणु आधा क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और बाकी शुक्राणु 20 करोड़ बच्चे खूब तेजी से भागेंगे, गर्भाशय ग्रीवा से होकर के अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। खूब तेज भागेंगे तो इसमें देखेंगे पतले 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 रोम पाए जाते हैं, उन रोम में कई सारे शुक्राणु फंस जाते हैं। फिर वो तेजी से आगे भागेंगे तो सामने वाली दीवार से टकरा करके मर जाएंगे। आधा भाग जाएंगे उल्टी दिशा में, आधा भागेंगे सही दिशा में। खूब तेजी से भाग रहे तो भागते भागते केवल एक तो शुक्राणु ऐसा होगा जो जाकर के अंडाणु को भेदेगा और निषेचन होगा। बाकी सब के सब क्या हो गए? मर गए, बेकार हो गए। तो 40 करोड़ में से केवल क्या ठो? एक ठो। इस प्रकार से निषेचन होता है। खैर, उसको हमारा टॉपिक अभी निषेचन नहीं है, हमारा टॉपिक है केवल अंगों को क्या करना? समझना। तो आपको ग्रीवा समझ में आया? गर्भाशय को और योनि को क्या करता है? अलग। योनि समझ में आया? योनि लगभग 9 सेंटीमीटर लंबा एक नली होता है, जो बहुत ज्यादा तन्य होता है, बहुत ज्यादा मुलायम होता है। जिस प्रकार से रबड़ होता है, रबड़ को ताना जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, इसी प्रकार योनि भी होता है, जो रबड़ की संरचना जैसा होता है, एकदम रबड़ के जैसा होता है, जो सेक्स के दौरान क्या कर देता है? अपने आकार को बढ़ा देता है, और फिर से जब सेक्स खत्म होता है तो अपने आकार को क्या कर लेता है? छोटा कर लेता है। समझ में आ गया? नहीं योनि। अच्छा, इसी के साथ साथ जब बच्चा पैदा होता है तो इसी रास्ते से पैदा होता है। ये जो गर्भाशयी ग्रीवा है,
जब प्रजनन हो रहा होता है तो प्रजनन में आप देखेंगे कि लगभग मेरे ख्याल से 22 मिनट में ये इसका आकार जो है ना बढ़ करके 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है। ये भी बहुत ज्यादा पतला है ना ग्रीवा, लेकिन जब प्रजनन होने वाला होता है तो कुछ समय इंतजार करने के बाद आप देखेंगे आकार कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। फिर बच्चे को पुश किया जाएगा, बच्चे को ढकेला जाएगा तो वो इसी के रास्ते से क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर आ जाएगा। यहाँ से निकलने में दर्द नहीं होगा, दर्द कहाँ पे होगा, यहाँ से निकलने में, क्योंकि गर्भाशय ग्रीवा बहुत ज्यादा पतली है और इसी के रास्ते से बच्चे का पहले सर बाहर आएगा, फिर क्या आएगा, शरीर। और ये तो रबर के जैसे संरचना योनि, रबर के जैसे संरचना है तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, फैल जाता है, तो बच्चा यहाँ से तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से आसानी से नहीं निकलता है। समझ में आया कि नहीं? ये एक स्पेसिफिक टाइम में ये अपने आकार को बढ़ा लेता है, फिर छोटा कर लेता है, फिर बढ़ा लेगा, फिर छोटा। तो स्पेसिफिक टाइम में, जिस टाइम में ये ग्रीवा खुलेगा उसी टाइम में बच्चे को क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। अन्यथा आप धक्का देंगे ना, जबरदस्ती धक्का देने से महिला की मृत्यु हो जाएगी। जो बच्चा पैदा करने वाली माँ है, अगर आपको मान लीजिए साइंस आप सही से नहीं पढ़े हैं कि ये कब खुलता है कब नहीं खुलता, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप यहाँ से देख करके पता नहीं कर पा रहे हैं कि वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, आप जबरदस्ती धक्का दे रहे हैं, तो ये तो बंद है, तो जबरदस्ती धक्का देने से दर्द और ज्यादा बढ़ेगा, तो दोनों को हानि हो सकता है, बच्चा भी मर सकता है और माँ भी मर सकती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है ना, महिला जब प्रजनन होने वाला था तो महिला को मतलब ऐसा ढीला ढाला कपड़ा पहना दिया जाएगा और देखते रहेंगे कि गर्भाशय ग्रीवा कब खुली है। जैसे गर्भाशय ग्रीवा खुलेगी तो तुरंत बच्चे को क्या किया जाएगा, धक्का दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि दम लगाओ। तो जब बच्चा के ऊपर क्या करें, पेट से दम लगाएगा ऐसे, तो बाहर आ जाएगा बच्चा। समझ में आ गया? ये कंडीशन है। अगर वैसे लगाएगी तो उसका दोनों का क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, बच्चे को चोट हो सकता है। क्लियर हुआ? ये था अपना पूरा का पूरा क्या चीज, मादा जनन तंत्र। क्या था, मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र में अगर बात करें तो सबसे मुख्य जनन अंग क्या हो गया, अंडाशय, उसके बाद अंडवाहिनी नलिका फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद गर्भाशय, उसके बाद ग्रीवा, ग्रीवा के बाद योनि। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पुरुष और महिला में जब सेक्स होता है तो लिंग कहां तक प्रवेश करता है, केवल योनि। कहां तक जाएगा, वो भी लास्ट केवल ग्रीवा तक, ग्रीवा के बाहर, ग्रीवा के अंदर नहीं जा सकता है। बस बात खत्म हुआ। ये था मादा जनन तंत्र वन शॉट में। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे एकदम डिटेल में, ठीक ना, एक एक टॉपिक को बढ़िया से लिख के। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे, आपको अगर वीडियो समझ में आया तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हम लोग को भी फेमस कर दीजिए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। ठीक है, बाय बाय।